चलें भाई जो है जीके के पोर्शन में आ जाते हैं। मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सो जीके का जो है 61 क्वेश्चन है और 61 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कॉल्ड फादर ऑफ वाटर्स। सो नीचे दिए गए रिवर्स में से कौन सा जो है फादर ऑफ वाटर्स जो है कहलाता है। तो यहाँ पे फादर ऑफ वाटर्स जो है वो अमेजोन रिवर को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंडस रिवर भी है और इंडस रिवर को जो है सी ऑप्शन में जो मौजूद है इसको फादर ऑफ रिवर्स कहते हैं इंडस रिवर को। ये भी आप याद रख लें, क्या पता आपकी टेस्टों में इस तरह के भी सवाल आ जाएं। सो अमेजोन को जो है फादर ऑफ वाटर्स भी कहते हैं और इसका एक और भी टाइटल है लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और ये साउथ अमेरिकन जो है कॉन्टिनेंट में है और स्पेशली ब्राज़ील कंट्री में। सो आगे चलते हैं 62 क्वेश्चन में। एंड 62 में लिखा हुआ है कि डैश इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजल फॉल है। अच्छा, तोगेला जो बी ऑप्शन में मौजूद है, ये तोगेला वाटरफॉल जो है सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि साउथ अफ्रीका में वाक़ है। ठीक है। अच्छा, एंजल वाटरफॉल की हाइट याद रख लें, टेस्टों में आ सकती है। इसकी हाइट जो है 3212 फीट यानी 3212 फीट्स, 3212 जो है फीट्स इसकी जो है, फीट जो है इसकी हाइट है। अच्छा, दुनिया का दूसरा तुगेला वाटरफॉल है और इसकी 3110 फीट जो है इसकी हाइट है। सो ये भी ये चीज़ें याद रखें, ये एमसीक्यूज में आती रहती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा हुआ है देयर आर डैश लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कितने लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसको कोई बड़ा समंदर यानी ओशियन ना लगे, तो उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़। सो दुनिया में इस तरह के गालिबन 44 कंट्रीज़ हैं। बुक्स में 43, कहीं पे 41 भी लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पे 44 आता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में 2 कंट्री हैं जो कि जो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। इनके नाम भी याद रख लें, ये एमसीक्यूज में आते रहते हैं टेस्टों में। तो क्वेश्चन नंबर 64 है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है डैश लेक इज कॉल्ड द हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे लेक टिटिकाका है जिसको हम कहते हैं कि हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे 2 लेक्स और भी लिखी हुई हैं और इन दोनों लेक्स का भी आप याद रख लें, ये कि जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और इनके टाइटल्स हैं। तो दुनिया की जो फ्रेश वाटर लेक है लार्जेस्ट, वो है सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर लेक जो है इसको कहते हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अच्छा, उसके अलावा कैस्पियन सी जो है ये लार्जेस्ट लेक है दुनिया की। साल्ट लेक में सबसे बड़ी लेक जो है कैस्पियन सी है और वैसे भी बड़ी लेक है। अच्छा, अगर बात की जाए कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सो वो लेक बाइकल या बेकल काफ़ी पढ़ते हैं इसको। बाइकल जो है ये लेक है, रशिया में वाक़ है। इसको कहते हैं डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लेक्स के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, सो इसको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। एंड नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है कि विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो दुनिया में जो है दूसरे नंबर पे मुसलमान कंट्रीज़ में कौन सा है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देखिए भाई, वैसे जो है अगर हम याद रखें एक सीक्वेंस के दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्रीज़ कौन से हैं दुनिया में, मुस्लिम को आप एक साइड रखें, सिर्फ दुनिया में बात की जाए तो दुनिया में जो है सबसे पहले आता है चाइना, उसके बाद आता है इंडिया, उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद जो है आता है इंडोनेशिया, उसके बाद आता था ब्राज़ील, और ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ के आ गया है आगे पाकिस्तान। अब ये जो दुनिया में 5 कंट्रीज़ हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, इनमें पहले 3 जो हैं वो मुस्लिम्स नहीं हैं। अब जो नेक्स्ट हैं वो 2 मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। पाकिस्तान ने ब्राज़ील को रिप्लेस किया है, 5th नंबर पर आ गया है, पहले 5th नंबर पर ब्राज़ील था। तो अब जो है अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है, तो वो है इंडोनेशिया। अगर बात की जाए कि दुनिया में दूसरा बड़ा मुस्लिम कंट्री है, तो वो है पाकिस्तान, जो कि दुनिया में 5वें नंबर पे है और जो है मुस्लिम्स कंट्री में सेकंड नंबर पर आता है। तो इस हिसाब से हमारे पास राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65 का होगा सी, जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, वो राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 66 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है कि
हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। सो OIC एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी हर चीज़ें याद रखें। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इनकी समिट हुई है इस्लामाबाद में, तो उनकी सारी चीज़ें याद रखें। जो अभी अपकमिंग टेस्ट हैं आपकी, उसके अंदर इस तरह के सवाल लाजमी आएंगे। सो चलते हैं भाई, हमसे यहाँ पे सवाल में पूछा गया कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो हसन इब्राहिम ताहा भी जो है इसका सेक्रेटरी हुआ है। इससे पहले जो है डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल उस्मान ये था, लेकिन अब जो है इसका ऑप्शन ए में जो मौजूद है हसन इब्राहिम ताहा ये है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आते हैं। रिसेंटली विच इस्लामिक कंट्री लॉन्च द फर्स्ट वुमेन्स फुटबॉल लीग। तो भाई ये अभी रिसेंटली एक इस्लामिक कंट्री है जिसने पहला जो है फुटबॉल लीग वुमेन्स स्टार्ट किया है, वो है सऊदी अरेबिया। तो इस 67 का ए राइट ऑप्शन है। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। व्हेन डिड इंडियन CDS चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस डाई इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। तो ये भी रिसेंटली इंडिया का जो है आर्मी चीफ जो है बिपिन रावत जिसका नाम है, वो जो है हलाक हो गया है हेलीकॉप्टर गिरने के जो है ना, एक इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर, एक्सीडेंट हुआ था उसमें। तो वो उसकी डेट पूछी जाती है और उसकी सारी चीज़ें कि बिपिन रावत जो है वो क्या थे, उसके अलावा किस जहाज़ में गिरे और कहाँ पे गिरे, किस स्टेट में गिरे। तो वो ये सारी चीज़ें जो है अभी अपकमिंग टेस्ट में इम्पॉर्टेंट हैं, उसमें ये चीज़ें आएंगी। सो यहाँ पे हम अपनी डेट याद रखेंगे। ये चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस जो है जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को जो है वो हलाक हुए थे। सो क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज कॉल्ड हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। दुनिया में एक कैपिटल है जिसको हाईएस्ट कैपिटल कहा जाता है, वो है ला पास। अच्छा भाई, यहाँ पे एक ऑप्शन बी में मौजूद है दमिश्क, इसको पढ़ते हैं। दमिश्क जो है वो सीरिया का कैपिटल है और सीरिया के कैपिटल का एक टाइटल है, इसको कहते हैं ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इसको दुनिया का पुराना तरीन कैपिटल कहते हैं, ये याद रख लें, MCQs में आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाते हैं। 70 पर आ जाते हैं। डैश रिवर इज कॉल्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखें, मैंने ऊपर भी इसको एक्सप्लेन किया था कि अमेजोन रिवर को जो है ना लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है, बड़ी रिवर, यानी ये चौड़ी रिवर है, यानी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है ना, इस वजह से इसको लार्जेस्ट रिवर कहा जाता है। अच्छा, एक यहाँ पे नील रिवर की बात हो रही है और नील रिवर को कहते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे लंबी तरीन, जिसकी लेंथ है 6670 किलोमीटर और अमेजोन की लेंथ है 6400 भी आती है काफ़ी जगहों पे किलोमीटर, और काफ़ी जगहों पे 6448 किलोमीटर भी आ रही होती है। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखनी है। अमेजोन रिवर को कहा जाता है लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड और इसको एक और भी टाइटल से पुकारा जाता है, फादर ऑफ वाटर्स। सो नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है कि कैपिटल पेरू का कैपिटल क्या है, डैश। सो पेरू का कैपिटल है लीमा, LIMA, लीमा। यहाँ पे जो है इसकी जो स्पेलिंग लिखी हुई है LIMA, लीमा। एंड नेक्स्ट आते हैं 72 पे। करेंसी ऑफ चिली, चिली की जो करेंसी है वो है पेसो। जो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, तकरीबन उनकी जो करेंसियाँ हैं वो पैसों में हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे पैसों में हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 72 की जो है करेंसी याद रखेंगे। कैपिटल और करेंसियों के सवाल आते रहते हैं मुख्तलिफ टेस्टों में, एक आधा सवाल इसमें से लाजमी आता है, सो याद रखते चलें। सारों की नहीं याद होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ की करेंसियाँ और कैपिटल याद लाजमी करने हैं। 73 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डैश कंट्री इज़ कॉल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो लार्जेस्ट कॉफ़ी का जो प्रोड्यूसर है वो है ब्राज़ील। अच्छा भाई, ये प्रोड्यूसरों के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन इनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। ठीक है भाई, यहाँ पे कॉफ़ी की बात हो रही है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है ब्राज़ील है। एंड क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। डैश कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। कॉपर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चिली, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, टोकन क्वेश्चन है। इसी तरह आते हैं कि कॉपर का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा कंट्री है, चिली। और उसके अलावा कॉफ़ी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड सवाल है। एंड आगे चलते हैं 75 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज 6th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन के हिसाब से अभी 6वें नंबर वाला कंट्री कौन सा है? सब कैंडिडेट्स को, जो जिन्होंने पुरानी बुक्स पढ़ी हैं उन लोगों ने पाकिस्तान को समझना है, लेकिन पाकिस्तान अभी 5वें नंबर पर आ गया है और पहले 5वें नंबर पे था ब्राज़ील, जो कि अब जो है 6वें नंबर पर आ गया है। ये करंट चीज़ है और आप लोगों को याद होनी चाहिए, आपके अपकमिंग टेस्ट में काम में आएगी। सो आगे चलते हैं पोर्शन पाकिस्तान स्टडी की जानिब। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है कि हु स्टेब्लिश्ड मुस्लिम रूल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले मुस्लिम रूल लगाने वाले थे मोहम्मद गौरी। अच्छा, सिंध में सबसे पहले आने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद गजनवियों की बारी होती है, जो कि लाहौर और पंजाब वाली साइड जो है इनकी जो है हुकूमत आती है, लेकिन ये असल जो है अफ़गानिस्तान के होते हैं रहने वाले। उसके बाद गौर के रहने वाले हैं मोहम्मद गौरी। इन्होंने जो है सबसे पहले दिल्ली फतह किया। सो दैट्स वाई इसका नाम हिस्ट्री में आ गया कि जो सबसे पहला रूलर है जिसने जो है मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया नॉर्थ इंडिया में, वो है मोहम्मद गौरी। सो यहाँ पे सीक्वेंस से सारे नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और गौरी भी है, लेकिन ये सवाल में जवाब होगा मोहम्मद गौरी। सो आगे चलते हैं भाई 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट इन 1857। 1857 में जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, जिसके अंदर ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि 1600 एडी में इंडिया में बनी, 1600 एडी में नहीं बल्कि 1600 एडी में वो ग्रेट ब्रिटेन में बनी थी। 1634 में उनको जो है परमिशन मिली थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। उनके साथ इंडियंस की एक फ़ाइट होती है जिसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं 1857 में। ये 1858 में फ़ाइट ख़त्म होती है, इसमें इंडियंस हार जाते हैं। सो ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल हमारे ऊपर में यानी कि सब कॉन्टिनेंट के ऊपर लगता है। उसके बाद फिर ये ब्रिटेन का रूल होता है 1947 तक, और 1947 के बाद फिर 2 स्टेट्स वजूद में आती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। सो बहरहाल यहाँ पर हम अपने सवाल पे आते हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 78 एंड 78 में आते हैं कि इसमें लिखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1600 या 1600 AD। यस भाई 1600 AD के अंदर बनी। एंड क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा हुआ है कि डैश वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। सो लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट जो इनका रूलर है वो है इब्राहिम लोधी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत में पठान डायनेस्टी सिर्फ लोधी डायनेस्टी है और दिल्ली सल्तनत की लास्ट है ये। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 सल्तनतें आती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आती है खिलजी, उसके बाद आते हैं तुगलक, उसके बाद आते हैं सैयद, उसके बाद आते हैं लोधी। सो लोधी जो है, और लोधियों में से भी लास्ट रूलर जो है वो है इब्राहिम लोधी। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा कि द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी वाज। शेर शाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान। और शेर शाह सूरी जो है इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। इन्होंने मुग़ल इम्पीरियर थे एक हुमायूं को हरा के जो है तकरीबन 15 साल इनकी जो है हुकूमत रही है सूरी डायनेस्टी की, ख़ास तौर पे सूरी डायनेस्टी की। अच्छा, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम किया था, GT रोड जिसको कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका फुल फॉर्म है, वो बनाया था। और उसके अलावा और भी इसके काफ़ी काम हैं जो कि MCQ में आते रहते हैं। बहरहाल हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, इस्लामियात पोर्शन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ है कि डैश वाज द 4th आर्टिकल ऑफ इस्लाम। चौथा आर्टिकल इस्लाम का कौन सा है? तो भाई सबसे पहले ना कि इस्लाम के बुनियादी रुकन हैं, ये उसी को कहते हैं आर्टिकल। उसके बारे में सुन लें कि भाई पहला होता है कलमा, उसके बाद आता है नमाज, उसके बाद आता है ज़कात। और हमें हमेशा याद है नमाज के बाद रोज़ा हमने याद किया हुआ है, इवन आप लोगों ने भी रोज़ा याद किया होगा। नमाज के बाद आता है ज़कात, उसके बाद आता है रोज़ा, उसके बाद आता है हज। सो भाई कुरान पाक में जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र आया उसके साथ ज़कात का भी जिक्र आया। कुरान पाक में नमाज का जिक्र 700 दफ़ा तकरीबन आया है। ये MCQs आते हैं कुरान पाक में से, इसी तरह जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा भाई, ज़कात वर्ड जो है कुरान पाक में 32 दफ़ा आया है, और इसके अलावा ज़कात और नमाज का जिक्र कलेक्टिवली 22 दफ़ा आया है। ये 2 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड सवाल हैं। चलें भाई, यहाँ पे जो हमसे सवाल पूछा गया कि चौथा आर्टिकल कौन सा है, तो भाई यहाँ पे मैंने बताया कि चौथा आर्टिकल रोज़ा है। सो यहाँ पे हमने ऑप्शन C को टिक कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82।
क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा हुआ कि अ पर्सन हु स्टार्ट्स प्रेयर विद इमाम, इमाम के साथ जो मैंने यानी कि नमाज के अंदर जो नमाजी पेश इमाम के साथ जाके पहली रकात में जाके नमाज पढ़ता है तो उस नमाजी को क्या कहते हैं भाई? उस नमाजी को कहते हैं मुदर्रिक। अच्छा भाई, ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ हो सकता है, गलत लफ्ज़ भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये स्पेलिंग याद रख ले कि मुदर्रिक कहते हैं इसको जो पेश इमाम के साथ पहली रकात से लेके आखिरी तक नमाज पढ़े। अच्छा भाई, यहीं पे एक और बात बता दूं कि वो शख्स जो नमाज में तो पहुंच गया पेश इमाम के पास साथ, लेकिन एक रकात निकल गई या दो रकात उसकी निकल गई, तो उसे कहते हैं मुस्बक। यानी कि मसबूक भी काफ़ी इसको पढ़ते हैं, मुस्बक। यानी कि वो शख्स जो एक रकात के कम अज़ कम एक रकात के बाद जाके ज्वाइन करे पेश इमाम को। अच्छा, यहाँ पे भाई एक और भी सवाल पैदा होता है कि एक वो नमाजी होते हैं जो कि जमात के साथ पढ़ते ही नहीं है, अकेले जाके पढ़ रहे होते हैं बाद में, तो उस शख्स को क्या कहा जाता है? उसको मुनफरिद कहा जाता है, जो सबसे अलग नमाज पढ़ता है। तो ये तीनों याद रखें और एमसीक्यू में आते रहते हैं। 83 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ज़कात मेंशन्ड अलॉन्ग विद नमाज इन कुरान। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नमाज और ज़कात का जिक्र कुरान पाक में 22 दफ़ा आया है। अच्छा, अगर बात की जाए कि ओनली वर्ड ज़कात, यानी वर्ड ज़कात जो है वो कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया है? वो है 32 दफ़ा। अब आगे आते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ज़कात, 84 क्वेश्चन पे कि ज़कात की कितनी टाइप्स हैं? 2 ज़कात की टाइप्स हैं। एक तो फ़ितरा, जिसे ईद उल फ़ितर से पहले दिया जाता है, ज़कातुल फ़ितर, और उसके अलावा एक होती है ज़कातुल माल, यानी जो माल के ऊपर ज़कात दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी क्लास है, लेकिन यहाँ पर बस आप लोगों को याद रखना है कि ज़कात के 2 किस्म हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है और तमाम बेहतरीन सवाल है ये। इसके अंदर लिखा कि ज़कात इज़ पेड इन डैश मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर, इस्लामिक साल में किस महीने में जो है ज़कात पे की जाती है? अब अमूमन ये है कि हमारे पास एक जो है रस्म व रवाज बना हुआ है कि ज़कात जो है वो फ़र्स्ट रमज़ान को दी जाती है, जबकि ये 100% नहीं, 200% गलत है कि ज़कात रमज़ान में नहीं दी जाती। ज़कात एनुअल सेविंग पे दी जाती है। यानी अगर आपके पास पैसे आज आए हैं तो आपके पास 355 दिन होते हैं इस्लामिक ईयर में। 355 दिन तक वो माल आपके पास मौजूद है, आप उसके 355 दिन के बाद भी उसी माल के जो है मालिक हैं। सो फिर आपको जो है ज़कात देना होगी। जे मिसाल के तौर पे आज के दिन मैं मालिक बना हूँ एक चीज़ का, तो 355 दिन गुजर गए हैं, लेकिन महीना जो है मुहर्रम का है। सो मुहर्रम के महीने में फिर आपने निकालनी है ज़कात। ठीक है, इसी तरह अगर मैं माल अब मेरे पास या किसी चीज़ का मैं मालिक बना हूँ शवाल के महीने में, और अगले साल शवाल में फिर मैंने रमज़ान मतलब वो देनी होगी ज़कात। सो ये सरासर गलत है कि ज़कात जो है वो रमज़ान में दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया है डी में, इन एनी मंथ। भाई किसी भी महीने में दी जा सकती है। जब भी आप मालिक बने हैं किसी भी चीज़ के, उसको 12 महीने पूरे हों, साल पूरा हो, यानी 355 दिन पूरे हों, सो उसके बाद ज़कात दी जाती है। सो वो किसी भी महीने में दी जा सकती है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 86। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैश इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंप्यूटर। अच्छा भाई, पहला जो दुनिया का कंप्यूटर है ना वो है एबॉकस, और एबॉकस उसे कहते हैं जो पहले पहले जो कंप्यूटर आए थे तो वो इस तरह के नहीं थे जो आजकल हमारे पास हैं। और इवन आप लोग ये वीडियो अपने मोबाइल्स में देख रहे होंगे, काफ़ी कंप्यूटर में देख रहे होंगे। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये पहले इस तरह नहीं थे, पहले सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का काम करते थे, मैकेनिकल टाइप थे। तो जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया वो एबॉकस था, जो कि 5000 साल पहले बनाया गया, 3000 BC में। तो दुनिया का पहला कंप्यूटर है एबॉकस। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाते हैं कि विच कंप्यूटर इज कॉल्ड द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दुनिया का पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो ENIAC है, और ENIAC बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। जॉन मॉचले एंड एकर्ट ने इसको बनाया था। इसके जो इन्वेंटर हैं वो भी याद रख लें, बनाने वाले। उसके अलावा ENIAC की फुल फॉर्म याद रखना है। ENIAC का एग्जाम में आता रहता है, टेस्टों में आता रहता है मुख्तलिफ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंप्यूटर। नीचे दिए गए में से कौन सा कंप्यूटर नहीं है? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है स्पीडोमीटर,
बी में लिखा हुआ है एटीएम, सी में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, डी में लिखा हुआ है ऑल आर कंप्यूटर्स। अच्छा भाई, इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास घर में कंप्यूटर पड़े हुए हैं ना, सिर्फ वो ही कंप्यूटर हैं, जबकि ये सरासर गलत है। जो हम यूज़ करते हैं घर में वो तो कंप्यूटर है ही हैं। इवन जो आपके मोटरसाइकिल पे अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो आगे मीटर लगा होता है जो कि आपको स्पीड बता रहा होता है, जिसको ओडोमीटर या स्पीडोमीटर भी कह रहे होते हैं, वो भी आपका कंप्यूटर है एक किस्म का। आप अगर घर पे वोल्ट मीटर होगा तो या किसी मिस्त्री के पास जाते हैं तो वो करंट चेक करता है वोल्ट मीटर से, या वो मतलब वोल्टेज चेक करता है वोल्ट मीटर से। उसके अंदर कांटा लगा होता है जो चल रहा होता है, वो भी इवन आपका कंप्यूटर है। लेकिन वो कंप्यूटर की टाइप्स हैं, किस्में हैं, उसको एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है, जो आपको सिग्नल्स में बता रहा होता है, यानी उसकी चेंजिंग हो रही होती है, वेरी हो रहा होता है विद इन सेकेंड्स में, मतलब उसकी चीज़ें वेरी हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन अब हम वापस अपने सवाल की जानिब आते हैं कि एटीएम भी एक किस्म का कंप्यूटर ही है, वोल्ट मीटर भी एक किस्म का कंप्यूटर ही है, स्पीडोमीटर भी एक किस्म का कंप्यूटर ही है। अब ये कंप्यूटर की किस्में हैं। जब हम जो है कंप्यूटर की क्लास होगी इस तरह की मेरी हमारी, तो बल्कि पर्सनल अलग से मतलब चल भी रही हैं इस तरह की बैचें, उसके अंदर हम ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टेस्ट के हवाले से बता रहे हैं कि इस टेस्ट के अंदर हमने जो सवाल दिया है इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। यानी वोल्ट मीटर भी कंप्यूटर है, एटीएम भी कंप्यूटर है, ये स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है, यानी कि किसी भी एक काम में आने वाला कंप्यूटर को स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कहते हैं, जिसको एटीएम भी स्पेशल पर्पज़ में आता है और स्पीडोमीटर और वोल्ट मीटर एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं। तो चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ कि विच कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ 1000 प्रोसेसर्स। भाई कंप्यूटर है एक सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को जो है हाउस ऑफ 1000 प्रोसेसर भी कहा जाता है। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है कि विच कंप्यूटर इज़ यूज टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कौन सा कंप्यूटर है जो कि डेटा को स्टोर करने में काम में आता है लेकिन ह्यूज अमाउंट में, तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अच्छा भाई, सुपर कंप्यूटर भी एक बेहतरीन कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड के एतबार से तमाम तेज़ कंप्यूटर होता है वो है सुपर कंप्यूटर। लेकिन अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी के हवाले से बात हो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है मेमोरी मतलब हमारा डेटा सेव होता है, तो वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। और ये कमर्शियल कंप्यूटर होते हैं, तकरीबन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कमर्शियल यूज़ के लिए या फैक्ट्रीज़ बड़ी बड़ी जो होती हैं वहाँ पे इस टाइप के कंप्यूटर यूज़ होते हैं। हमारे घरों में जो स्पेशली यूज़ होते हैं वो हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। तो चलें भाई, ये था हमारा सेकंड मॉक टेस्ट और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसके अंदर हमने जो है डिफरेंट ट्रिक्स के साथ हमने एक टेस्ट निकाला था। और हमने इस टेस्ट के अंदर जो है भरपूर तरीके से जो है एक मवाद रखा है और बेहतरीन हमने जो है क्वेश्चंस निकाले हैं। तो उम्मीद करते हैं इससे काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट टेस्ट का। नेक्स्ट टेस्ट भी इसी तरह की एक बेहतरीन टेस्ट होगी। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।